एक नाम जो कभी प्रयागराज की गलियों से लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत तक खौफ और दबदबे की पहचान बन चुका था। और उसी नाम के परिवार में एक के बाद एक ऐसी मौतें हुईं जिन्होंने कई सवाल पीछे छोड़ दिए। आज कहानी उस बेटे की है जिसकी तलाश सिर्फ पुलिस को नहीं थी, बल्कि जिसके पीछे पूरे 1.5 महीने तक एक ऑपरेशन चलाया गया था। एक ऐसा ऑपरेशन चला जिसका आखिरी पड़ाव झांसी बना। लेकिन वहां पहुंचने से पहले कहानी कई राज्यों, कई ठिकानों और कई सुरागों से गुजर चुकी थी। 13 अप्रैल 2023, झांसी का बड़ा गांव थाना क्षेत्र, परीछा बांध के आसपास का इलाका। दोपहर का वक्त था। सब कुछ सामान्य नजर आ रहा था, लेकिन पुलिस की एक टीम पहले से अलर्ट थी। कई दिनों की निगरानी, लगातार मिल रहे इनपुट और एक पुख्ता सूचना के बाद अब उस शख्स तक पहुंचने का दावा किया जा रहा था जिसकी तलाश लंबे वक्त से चल रही थी। लेकिन दोस्तों, सवाल था क्या पुलिस इस बार उसे पकड़ पाएगी, क्योंकि इससे पहले भी कई बार पुलिस को उसके बारे में जानकारी मिली थी। टीमें पहुंची थी, घेराबंदी हुई थी, लेकिन हर बार वो कुछ कदम आगे निकल गया। आखिर ऐसा क्या था कि पुलिस की पकड़ से बचने के लिए लगातार ठिकाने बदलने वाला ये शख्स उस दिन झांसी में दिखाई दिया? और फिर दोपहर में अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे ऑपरेशन को मुठभेड़ में बदल दिया। पुलिस के मुताबिक बाइक पर जा रहे 2 लोगों को रोकने की कोशिश की गई। इसके बाद जो हुआ उसमें गोलियां चली। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और कुछ ही देर में 2 नाम हमेशा के लिए खामोश हो गए। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल यहीं से शुरू होता है। क्या ये एक सामान्य पुलिस एनकाउंटर था, या फिर इसके पीछे उमेश पाल हत्याकांड की उस बड़ी कड़ी तक पहुंचने की कोशिश थी जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को हिला दिया था? मौके से मिले हथियारों और दूसरे सबूतों ने जांच को किस दिशा में आगे बढ़ाया? और सबसे अहम, जिस परिवार का नाम इस पूरे मामले में केंद्र में था, उस तक जब ये खबर पहुंची तो उसके बाद क्या हुआ? क्योंकि झांसी में हुई उस मुठभेड़ के सिर्फ 2 दिन के बाद घटनाओं ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने इस पूरी कहानी को देश की सबसे चर्चित आपराधिक और राजनीतिक घटनाओं में शामिल कर दिया। आज हम इस पूरी कहानी को उसी क्रम में समझेंगे। कैसे पुलिस 1.5 महीने तक पीछा करती रही, कैसे झांसी में ऑपरेशन अपने आखिरी मुकाम तक पहुंचा, और उस दिन की कार्रवाई के बाद घटनाओं की दिशा किस तरह बदल गई। माफिया डॉन और पूर्व सांसद अतीक अहमद के परिवार का नाम एक बार फिर चर्चाओं में है, और वजह है अतीक के बेटे अबान की सड़क दुर्घटना में हुई मौत। कसारी मसारी कब्रिस्तान के अंदर अबान अहमद को सुपुर्द खाक किया जा चुका है, मगर आपको बता दूं, इससे पहले भी अतीक अहमद का एक बेटा था जो मारा गया था, वो भी पुलिस की गोली से। उसकी मौत झांसी में ही एक पुलिस एनकाउंटर के दौरान हुई थी। मैं बात कर रहा हूं अतीक अहमद के तीसरे बेटे असद अहमद की। कैसे वो एनकाउंटर हुआ था, किस तरीके से पुलिस को एनकाउंटर करना पड़ा, किस वजह से वो एनकाउंटर हुआ, सारी बात इस वीडियो के आखिर में आपको बताऊंगा। तफसील से पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको कई ऐसी चीज़ें दिखाई जाएंगी, कई ऐसी वीडियोस दिखाई जाएंगी जो आज से पहले आपने नहीं देखी थी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तारीख थी 13 अप्रैल 2023 का दिन। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए यह दिन बेहद अहम था। करीब 1.5 महीने तक लगातार पीछा करने के बाद उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि एसटीएफ ने झांसी में माफिया से नेता बने अतीक अहमद के तीसरे बेटे असद अहमद और उसके बहुत करीबी साथी गुलाम को मुठभेड़ में मार गिराया था। ये दोनों प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल हत्याकांड के मुख्य आरोपियों में शामिल थे और लंबे वक्त से फरार चल रहे थे। दोनों पर पुलिस ने 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। लेकिन 24 फरवरी 2023 के दिन प्रयागराज के घूमनगंज इलाके में दिन दिहाड़े अधिवक्ता उमेश पाल और उनके 2 सरकारी गनर संदीप निषाद, राघवेंद्र सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उमेश पाल साल 2005 के बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह थे। उस दिन का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया था, जिसके बाद असद अहमद की पहचान कथित शूटरों में हुई थी। कहानी आगे बताऊं उससे पहले उस दिन का ये वीडियो देखिए जिसमें असद गोलियां चला रहा है सड़क पर,
जो उमेश पाल है उनको टारगेट कर रहा है। जैसे वो गाड़ी से उतरते हैं, किस तरीके से उनके ऊपर गोलियां चलाई गईं, कौन कौन असद के साथ वहां मौजूद था। पहले आप ये पूरा वीडियो देखिए, फिर उसके बाद आगे की कहानी मैं आपको बताता हूं। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद असद अहमद की पहचान कथित शूटरों में हुई। इसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ हत्या, साजिश और बाकी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया और गिरफ्तारी के लिए एक बहुत बड़े स्तर पर अभियान शुरू किया गया। उमेश पाल हत्याकांड के बाद असद लगातार अपने ठिकाने बदलता रहा। पुलिस के मुताबिक वो और उसका साथी गुलाम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आसपास के इलाकों में लगातार घूमते रहे ताकि पुलिस उन्हें पकड़ ना पाए। लेकिन यूपी एसटीएफ को कई बार उनके बारे में इनपुट मिले, जानकारी मिली, लेकिन हर बार ये दोनों पुलिस के पहुंचने से पहले निकल जाते थे, चकमा दे दिया करते थे। एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश ने बाद में बताया था कि टीम करीब 1.5 महीने से दोनों का लगातार पीछा कर रही थी और कई बार वो गिरफ्तारी से बाल बाल बच निकले। लेकिन 13 अप्रैल 2023 को एसटीएफ को एक पुख्ता सूचना मिली कि असद और गुलाम झांसी के बड़ा गांव थाना क्षेत्र में परीक्षा बांध के आसपास मौजूद हैं। पहले से जुटाई गई खुफिया जानकारी और स्थानीय इनपुट को मिलाकर एसटीएफ ने इलाके की घेराबंदी कर दी थी। रिपोर्ट के मुताबिक ये कोई अचानक हुई कार्रवाई नहीं थी, बल्कि कई दिनों की निगरानी, रणनीति और एक फुल प्रूफ प्लान के बाद बनाया गया ऑपरेशन था। पुलिस को पहले से अंदेशा था कि इलाके में अतिक गैंग के कुछ खास लोगों के ठिकाने मौजूद हैं, इसीलिए टीम पहले से अलर्ट पर थी। यूपी पुलिस के अनुसार दोपहर के वक्त एसटीएफ टीम ने बाइक पर जा रहे असद और गुलाम को रोकने की कोशिश करी। पुलिस का कहना था कि दोनों ने सरेंडर करने के बजाय भागने की कोशिश की और विदेशी हथियारों से पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी थी। इसी के बाद एसटीएफ ने जवाबी कार्रवाई करी थी। पुलिस के मुताबिक दोनों तरफ से गोलीबारी काफी वक्त तक चली और आखिरकार असद अहमद अपने साथी गुलाम के साथ मुठभेड़ में मारा गया। इस पूरे एनकाउंटर के बाद वहां पहुंचे रिपोर्टर्स ने क्या कुछ देखा था, एक बार आप ये वीडियो देखिए। का बेटा और उसका साथी गुजर रहा था। जब उन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो उनके पास आधुनिक हथियार थे, जिस कारण उन्होंने पुलिस एसटीएफ टीम पर हमला कर दिया। जवाबी में एसटीएफ टीम ने भी हमला किया, जिसपे कि दोनों जो अतीक अहमद का बेटा और उसका साथी है वो ढेर हो गया है। और यहाँ पर जैसे ही स्थानीय पुलिस और अधिकारियों को जानकारी हुई तो यहाँ पर मजम्मा लग सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पीछे, हमारे पीछे यहाँ पर पुलिस फोर्स खड़ा हुआ आप देख सकते हैं। देखा, चारों तरफ फोर्स ही फोर्स तैनात हुआ है और जो फॉरेंसिक टीम है वो भी आ गई है, वो जांच कर रही है यहाँ पर अपने अपने स्तर पर। जी हाँ, वहाँ पर जो जैसा कि यहाँ पर जो बाइक पड़ी हुई मिली है उसमें नंबर प्लेट नहीं थे। उसमें जो यहाँ पर बताया गया है कि उनके पास विदेश जो यहाँ पर अतीक अहमद का बेटा है उनके पास आधुनिक हथियार थे, विदेशी हथियार थे, जिसे एसटीएफ की टीम ने जब्त भी कर लिया है। जी यहाँ पर जो जहाँ पर एनकाउंटर हुआ है वो पारीछा डैम के पीछे है। ये काफी ये जंगली एरिया है। यहाँ पर जो स्थानीय क्षेत्रवासी है उनका यहाँ पर आना जाना बहुत ही कम रहता है, बहुत ही कम रहता है। जी आपको मैं बता दूं कि जिस स्थान पर एनकाउंटर हुआ है वो पारीछा डैम से कुछ ही दूरी पर है। ये जो जहाँ पर घटना स्थल है ये जंगली एरिया है। यहाँ पर स्थानीय क्षेत्रवासियों का आना जाना नहीं रहता है, जिस कारण यहाँ पर जो क्षेत्रवासी है वो यहाँ पर उनको इस चीज की भनक नहीं हुई। टीम की टीम यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर जो है वो जांच कर रहे पर अभी भी बाइक खड़ी हुई और चर्चा भी, पिस्टल जो है वो भी है यहाँ पर। और जो पुलिस टीम है आपस में चर्चा भी कर रही है, जांच कर रही है। आपको हम दिखाएंगे कि जो गाड़ी है उसमें जो डिस्कवर है ये जो बजाज की, यहाँ पर इसमें नंबर नहीं है। आपको बता दूं जैसा कि यहाँ पर जो बताया गया है कि ये यहाँ से जो घटना स्थल है वहां से लगभग 300 मीटर
पहले यहाँ पर पेट्रोल पंप पड़ता है, वहाँ पर ये पेट्रोल बाइक में भराने आए थे, जो यहाँ पर पेट्रोल भराकर यहाँ से गुजर रहे थे, तभी यहाँ पर एसटीएफ की टीम की नजर पड़ गई और एसटीएफ टीम के ने उनका पीछा किया, तो इनको यहाँ पर पीछा करते हुए टीम यहाँ पर पहुंच गई और जिस पर यहाँ पर मुठभेड़ हो गई। जी, आपको बता दूं जैसा कि यहाँ पर जो बाइक है, अभी यहाँ पर जो स्थानीय पुलिस फोर्स आई है वो भी छानबीन कर रही है कि ये बाइक कहाँ से आई है, या ये चोरी की है, या फिर कहाँ के क्या कौन को इसके पीछे हाथ है, ये सारी चीज की छानबीन की जा रही है। जी, अभी आपको बता दूं ऐसा कि अभी जैसा कि यहाँ पर हम लगातार जो प्रशासनिक अधिकारी है उनसे बात करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी इस मामले में कोई भी पुलिस अधिकारी कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। हालांकि लेकिन आप जैसा कि तस्वीरें में देख सकते हैं, यहाँ पर छानबीन जांच कर रही है। नंबर इस पे नंबर है, उस नंबर से पता करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि ये पता चल सके ये गाड़ी किसके नाम है और कहां से आई है। दोस्तों, इस कार्रवाई का नेतृत्व डिप्टी एसपी नवेंदु और डिप्टी एसपी विमल की टीम ने किया था। एसटीएफ ने दावा किया कि मौका वारदात से विदेशी अत्याधुनिक पिस्टल, बड़ी तादाद में जिंदा कारतूस, खोखे और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई थी, जिसका इस्तेमाल दोनों कर रहे थे भागने के लिए। पुलिस अधिकारियों ने इस मामले पर यह भी बताया था कि बरामद हथियार काफी ज्यादा अत्याधुनिक थे और जांच के लिए फॉरेंसिक टीम को सौंपे गए थे। बरामदगी को केस की जांच में एक बहुत इंपॉर्टेंट सबूत साक्ष्य माना गया। असद के साथ मारा गया गुलाम भी उमेश पाल हत्याकांड का मेन आरोपी था। पुलिस के अनुसार वो घटना के बाद से लगातार फरार था और उस पर भी 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। जांच एजेंसियों का इस मामले पर कहना था कि असद और गुलाम दोनों ने वारदात के बाद कई राज्यों में अपने ठिकाने बदले और पुलिस से बचने की लगातार कोशिश में ये दोनों लगे हुए थे। दोनों की मौत के बाद पुलिस ने इसे उमेश पाल हत्याकांड की जांच में बहुत बड़ी कामयाबी बताई थी। मगर इत्तेफाक से 13 अप्रैल 2023 को ही अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ को प्रयागराज की अदालत में पेश किया गया था। अदालत ने दोनों को पुलिस रिमांड पर भेज दिया था। इसी दौरान झांसी एनकाउंटर की खबर अदालत और फिर अतीक अहमद तक पहुंची थी। बाद में मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि बेटे की मौत की सूचना मिलने के बाद अतीक भावुक हो गया था और एनकाउंटर की घटना के सिर्फ 2 दिन के बाद 15 अप्रैल 2023 की रात प्रयागराज में पुलिस की मौजूदगी के दौरान अतीक अहमद और अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। असद और गुलाम के एनकाउंटर के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति भी गर्मा गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो एसटीएफ टीम की सराहना की थी, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दलों ने इस कार्रवाई पर काफी गंभीर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की थी। इनकाउंटर नहीं, तुम कॉन्स्टिट्यूशन का इनकाउंटर करना चाहते हो, तुम रूल ऑफ लॉ को कमजोर करना चाहते हो। फिर कोर्ट किस लिए है, अदालत किस लिए है, सीआरपीसी, आईपीसी किस लिए है, जजेस किस लिए है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर किस लिए है? अगर तुम फैसला करोगे कि गोली से इंसाफ करेंगे तो फिर बंद कर दो अदालतों को। जजेस क्या काम करेंगे फिर? कानून की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ रहना चाहिए ना? नहीं, आप तय करेंगे। अरे ये काम कोर्ट का है, आपका नहीं है। आप पकड़ो मुजरिम को, कोई कत्ल करता है तो सजा दिलाओ उसको, 12 साल 14 साल लाइफ दिलाओ, मगर ले जाकर घर को बुलडोजर से तोड़ देना। इतना ही नहीं, इस तरह झांसी एनकाउंटर के ऊपर जो सवाल उठे थे उसमें यह कहा गया कि ये सिर्फ एक पुलिस की कार्रवाई नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक और कानूनी बहस का एक बड़ा मुद्दा था। जांच एजेंसियों के अनुसार असद और गुलाम की मौत के बाद उमेश पाल हत्याकांड की जांच का जो फोकस था वो बाकी फरार आरोपियों, साजिशकर्ताओं और आर्थिक नेटवर्क पर चला गया था। इसी के बाद कई आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई थी, जबकि कुछ आरोपी लंबे वक्त तक फरार रहे। पुलिस का इस मामले पर कहना था कि असद और गुलाम के एनकाउंटर ने अतीक गैंग की सक्रियता पर बहुत बड़ा असर डाला और मामले की जांच को निर्णायक दिशा भी मिली। अब जब अतीक को साबरमती, उमेश पाल हत्याकांड के बाद जब अतीक को साबरमती जेल से यूपी लेकर आया जा रहा था तो रास्ते में कई मीडिया चैनल्स ने अतीक से बात करने की कोशिश करी थी। इस दौरान आज तक के जो संवाददाता थे उन्होंने भी बहुत बार कोशिश करी थी कि वो किसी तरीके से अतीक से बात कर सके, बल्कि एक मौका ऐसा मिला भी था जब अतीक से बात हुई भी थी।
जब वो पुलिस वैन में था तो वहीं खिड़की के पास वो बैठा हुआ था और रिपोर्टर्स ने अतीक से सवाल किए थे। क्या कुछ कहा था अतीक ने उस वक्त, एक बार आप, बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, ये जरूर सुनिए। अशरफ को ला रहे हैं, अशरफ को अभी अशरफ भी साथ में आ रहे हैं, ला रहे होंगे। हम आपके जरिए गवर्नमेंट से कहना चाहते हैं कि बिल्कुल मट्टी में मिल गए हैं, अब हमारे औरतों को बच्चों को परेशान न करें। आपने माफियागिरी करी क्यों थी? नहीं, माफियागिरी खत्म हो गई। करी थी ना, कहाँ है असद? कहाँ है असद? कहाँ है कौन? असद? कहाँ है? मैं क्या जानूं, मैं जेल में हूँ। कहाँ है? अतीक क्या कहोगे? क्या कहेंगे? आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको डर लग रहा है? डर लग रहा है क्या? इसीलिए तो कह रहा हूँ कि आप सबका शुक्रिया। आपको जान का खतरा है क्या? आपको डर लग रहा है? कोई डर लग रहा है आपको? हमारा परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया। क्या हो गया? कांड पर क्या कहना है? उमेश पाल हत्याकांड परिवार के आधार है, क्या कहना है? उमेश पाल हत्याकांड जेल में था, मैं क्या जानूं भाई। ढूंढ रही है जेल पुलिस। से साजिश रची गई थी आपके द्वारा। कह रहे हैं ना, हाँ। तो हम भी तो कह रहे हैं कि हम जेल में थे। जेल से क्या आपका बेटा कहाँ पर आ रहे हैं? बेटा कहाँ है? आपका बेटा कहाँ पर है? कहाँ पर आपकी पत्नी कहाँ पर है? तो दोस्तों, सुना आपने अतीक ने क्या कुछ कहा। अतीक ये भी कहता हुआ सुनाई दिया कि अब तो मिट्टी में मिल चुके हैं। साथ ही साथ असद के ऊपर जब पूछा गया तो उसने ये कहा कि भैया मैं तो जेल में हूं, मुझे क्या पता असद कहाँ है। लेकिन दोस्तों, अब मैं आपको 10 महीने पुराना अली का एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। ये वीडियो एक पुलिस वैन के अंदर का है और इस वीडियो में अली पुलिस वैन के अंदर तो बैठा हुआ ही है, साथ साथ उसके चारों तरफ पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं। इस दौरान जब मीडिया ने उससे बात करने की कोशिश करी तो अली ने सीएम योगी आदित्यनाथ, जो कि यूपी के सीएम है, उनसे गुहार लगाई, उनसे हेल्प मांगी। क्या कुछ कहा था अली ने, एक बार आप ये वीडियो देखिए। गया वहाँ से 400-500 किलोमीटर दूर। अधिवक्ताओं के नाम पे आपसे कुछ लोग मिलने आया करते थे, बताया जा रहा है। आपके यहाँ नगद मिला था पैसा? नगद मिला था पैसा, तो गाड़ी लगने के लिए पैसा आया था। जेल में वो अलाउ है, अब उसको किसी दूसरे तरीके से दिखाया जा रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग है ना। अधिवक्ताओं के नाम पे कुछ लोग मिलने आया करते थे। नहीं, वहाँ पर पूरा मैनुअल के हिसाब से मुलाकात होती थी और जो अधिवक्ता है उनका वकालतनामा लगा होता था। तो कुछ कितने पैसे मिले थे आपको? अब वो आप मीडिया वालों को मालूम है, 1100-1200 रुपए थे, वहाँ तलाशी हुई थी, तो वो जेन्युइन पैसा था। जेल में खतरा था क्या? जेल में तो खतरा है नहीं है तो आप बेहतर जान रहे हैं, लेकिन अब होम मिनिस्ट्री से इतना दूर भेजने की क्या वजह? आपको कोई दिक्कत हुई रास्ते में क्या? रास्ते में कोई दिक्कत? आप बताइए, इतने छोटे से चेम्बर में 5-6 आदमी बैठे हैं, बताइए दिक्कत नहीं होगी? किसी प्रकार का डर तो नहीं लगा आपको? मैं जो हूँ लॉ का स्टूडेंट था, दिल्ली में पढ़ रहा था, अब फर्जी मुकदमे लगा के भेज दिए गया जेल। अब जेल में रहते हुए मेरे ऊपर 8 मुकदमे लगाए गए। तो सुरक्षित है अब ये वो जानता है कि हम सुरक्षित रहेंगे कि नहीं रहेंगे। झांसी से पहला दर्ज भी जुड़ा है। और कुछ कहना है आपको? सताया जा रहा जेल में मैं जिस जगह था अपने होम डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ मुझे अकेले रखा गया, न किसी से मिलने की अनुमति थी, न बात करने की अनुमति थी। अब बताइए, भेज दिया गया वहाँ से 400-500 किलोमीटर दूर। अधिवक्ताओं के नाम पे आपसे कुछ लोग मिलने आया करते थे, बताया जा रहा है। आपके पास नगद मिला था पैसा? नगद मिला था पैसा, भैया कूपन के लिए पैसा आया था। जेल में वो अलाउ है, अब उसको किसी दूसरे तरीके से दिखाया जा रहा है तो मिसअंडरस्टैंडिंग है ना। अधिवक्ताओं के नाम पे कुछ लोग मिलने आया करते थे। नहीं, वहाँ पर पूरा मैनुअल के हिसाब से मुलाकात होती थी और जो अधिवक्ता है उनका वकालतनामा लगा होता था। तो कुछ कितने पैसे मिले थे आपके पास? अब वो आप मीडिया वालों को मालूम है, 1100-1200 रुपए थे, वहाँ तलाशी हुई थी, तो वो जेल में। अभी जो आपने सुना ये कोई और नहीं बल्कि माफिया डॉन अतीक अहमद का बेटा अली अहमद है। दरअसल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जेल से झांसी कारागार में शिफ्ट किए जाने के बाद अतीक अहमद के बेटे अली अहमद ने मीडिया से बातचीत में अपनी पीड़ा जताई। उसने कहा कि मुख्यमंत्री से गुजारिश है कि अब और ना सताया जाए, जो कुछ हो गया सो हो गया, लेकिन जो अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है उससे बचाया जाए।
अली अहमद ने बताया कि जब वो अपने होम डिस्ट्रिक्ट की जेल में था तो उसे बिल्कुल अकेला रखा गया था। न किसी से मिलने की अनुमति थी और न ही किसी से बात करने की इजाज़त। अब मुझे 400-500 किलोमीटर दूर झांसी जेल भेज दिया गया है। जेल में नकद मिलने के सवाल पर अली अहमद ने सफाई दी। उसने कहा कि जो पैसे मिले थे वो कूपन खरीदने के लिए थे जो जेल में अनुमित हैं। नगद मिला था पैसा, कूपन के लिए पैसा आया था, जेल में वो अलाउ है। लेकिन इसे गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। जून 2025 में नैनी सेंट्रल जेल से अली अहमद के बैरक से 1100 रुपए नकद बरामद होने का मामला सामने आया था। इस घटना के बाद जेल प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए एक डिप्टी जेलर और हेड वार्डन को निलंबित कर दिया था। साथ ही अली अहमद को तुरंत हाई सिक्योरिटी बैरक में स्थानांतरित कर दिया गया था। माना जा रहा है कि इन्हीं घटनाक्रमों को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से अब उसे दूसरी जेल में भेजने का निर्णय लिया है। अली अहमद ने कहा कि मीडिया वालों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री से निवेदन है कि अब और ना सताया जाए, जो हो गया अब सो हो गया, अन्यथा सताया जा रहा है। बचा ले मुख्यमंत्री। और जो अन्यथा सताया जा रहा है उससे बचा ले। बोलिए और बोलिए। जो अन्यथा सताया जा रहा है उससे बचा ले मुख्यमंत्री जी। अतीक के बेटे ने कहा कि होम डिस्ट्रिक्ट में जिस जेल में था वहां से भेज दिया गया 400 किलोमीटर दूर। जेल में खतरा है या नहीं ये बेहतर जानते हैं। माफिया अतीक अहमद के बेटे अली मोहम्मद को प्रयागराज के नैनी जेल से झांसी लाया गया है। ये गाड़ी आपको दिखा दें, ये गाड़ी ये लाया गया है और झांसी जेल के अंदर लाया गया है। भेज दिया गया। लगभग 3 बजे जा रहा है, 3:45 पे अभी झांसी जिला कारागार है। इस कारागार में जो उनको यहाँ पर रखा जाएगा, उनकी सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो जिस बैरक में उन्हें रखा जाएगा उसको उस पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जाएगी। आपको बता दें इस झांसी जेल में इससे पहले माफिया मुन्ना बजरंगी और मुख्तार अंसारी भी रह चुके हैं। यहाँ पर अगर झांसी की बात करें तो कुख्यात अपराधियों से काफी बड़ा नाता रहा है। यहाँ पर इनके भाई असद का भी पारीछा के पास एनकाउंटर किया गया था। अब यहाँ पर जो इंतजाम है वो आप देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पर पहले से ही आपको दिखाएंगे हम जिस प्रकार यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच इनको यहाँ पर लाया गया है। सुबह से ही लोगों की नजर छुपी थी कब यहाँ पर लाया जाएगा। ये बता दें कि शासन के आदेश पर यह निर्णय लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक। तो ये तो अली का 10 महीने पुराना वीडियो था। अब मैं आपको जो वीडियो दिखाना चाहता हूं, ये वीडियो दोस्तों 8 अगस्त का है। 8 अगस्त मतलब कि शनिवार का दिन, जिस दिन अबान अहमद को सुपुर्द खाक किया गया कसारी मसारी कब्रिस्तान में। झांसी जेल में बंद अली से मिलने अबान जो है गुरुवार के दिन जा रहा था और इसी दौरान सड़क हादसे में उसकी मौत हो जाती है। जब भाई को अबान की मौत की खबर पता चली, यानी कि अली को जब अबान की मौत की खबर पता चली, तो रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि वो बहुत टूट गया था। वो रात भर जेल में करवटें बदलता रहा, रोता रहा। अपने भाई के लिए अबान 2 नॉवेल लेके जा रहा था, शायद इसलिए कि वो अपने भाई को गिफ्ट देना चाहता था। लेकिन इस पूरे हादसे के बाद जब अली को अपने भाई की मौत की खबर पता चली तो वो टूट गया। इसके बाद उसने कोर्ट में पेरोल के लिए अपील डाली। कोर्ट ने कुछ शर्तें रखी, जिस शर्तों को पूरा करने के बाद अली को अपने भाई के जनाजे में शामिल होने की इजाज़त दी गई। झांसी जेल से अली और उमर को लखनऊ जेल से प्रयागराज लेकर आया गया कसारी मसारी कब्रिस्तान। जब ये दोनों भाई कसारी मसारी कब्रिस्तान पहुंचे तो उस वक्त का क्या मंजर था, एक बार आप ये वीडियो देखिए।
तो देखा आपने इस 2 मिनट के वीडियो के अंदर किस तरीके से हाथ हिलाकर पुलिस वैन से ही उतरा, बाद में भीड़ वहाँ इकट्ठा थी, फिर पुलिस की घेराबंदी में इसे कब्रिस्तान के अंदर लेकर गए अली को। लेकिन अंदर जाने के बाद अली, उमर और जो एहजाम जो इनका तीसरा भाई है, तीनों भाई मिलते हैं, गले लगाते हैं एक दूसरे को और फूट फूट कर रोते हैं। ये वीडियो पहले आप देखिए। आराम से रहिएगा आप लोग, एक ही जगह भागी होगी का मत आप नहीं आगे नहीं जाना भाई, इधर से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों ये था वो पूरा मामला जिसमें असद का एनकाउंटर हुआ, किस तरीके से असद का एनकाउंटर किया गया, क्या कुछ हुआ था, मैंने आपको सब कुछ बताया। फिलहाल ये परिवार अतीक अहमद का फिर से चर्चाओं में है, क्योंकि गुरुवार के दिन अतीक का छोटा बेटा अबान सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई और उसके बाद जो पुरानी कहानियां थी अतीक की निकल कर सामने आई। इस पूरी चीज़ के ऊपर आपकी जो कुछ राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।